पार्ट टू में तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। जो लिबरल लोग थे जो नेशनलिज्म कर रहे थे वो उनके लिए क्या मतलब था उसका। देखो, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब था लिबरलिज्म की आज़ादी। इस नेशनलिज्म से उन्हें क्या मिलेगी? आज़ादी मिलेगी। वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति को फ्रीडम मिले और हर एक व्यक्ति कानून के सामने बराबर हो और कानून में कोई बड़ा कोई ऊंचा ना हो। पॉलिटिकली वो क्या सपोर्ट करते थे कि गवर्नमेंट जो है लोगों की सुने। ऑटोक्रेसी शासन जो है, जो राजाओं का शासन है, गलत ताकतों, अमीर ताकतों का शासन है, वो खत्म हो जाए और जो भी प्रिविलेज स्पेशल अधिकार इन लोगों को मिले हुए हैं वो भी समाज से हटा दिए जाए। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसके अंदर गवर्नमेंट सभी के लिए काम करे। ठीक है। और ये साथ ही साथ जो है वो कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लिमिट्स क्या थी, कमियां क्या थी लिबरलिज्म्स की? इक्वलिटी मांग तो रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सभी लोगों को वोट देने का अधिकार सही नहीं समझा। महिलाओं को वोट देने का अधिकार इनके तहत नहीं मिलना चाहिए था। तो मतलब देखो, इक्वलिटी सिर्फ आदमियों के लिए मांग रहे थे ये, है ना। वोटिंग राइट्स जो है सिर्फ उन लोगों को दिया जा रहा था जिनके पास प्रॉपर्टी थी। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो भी वोट नहीं दे सकते थे। और वुमेन्स और नॉन प्रॉपर्टी वाले लोगों को अलग रखा गया, जैसा कि मैंने बताया। जैकोबिन क्लब जो था उसमें सारे एडल्ट जितने भी थे वो मेल्स थे और उन सबको जो है वोटिंग देने का अधिकार दिया गया। नेपोलियन जब आया था तो नेपोलियनिक कोड में क्या थे, उसने जो है रेस्ट्रिक्ट करा इन सब चीज़ों को। ठीक है। और जो वोट देने का अधिकार दिया गया था वो सभी को होना चाहिए था। रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनस अंडर मेल अथॉरिटी। और साथ ही साथ जो है मेल अथॉरिटी के अंडर में वुमेन्स की जो स्टेटस था वो बहुत ही लो माना जाता था। जो वुमेन्स थी और नॉन प्रॉपर्टी वाले मैन थे उन्होंने आंदोलन चलाए और उन्होंने भी समाज के अंदर अपने बराबर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। इकोनॉमिक की बात करते हैं तो ये चाहते थे कि मार्केट के अंदर फ्रीडम हो, रेस्ट्रिक्शंस कम से कम हो। ठीक है। और जो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई है उनको हटाया जाए। इजीली गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके। कैपिटल वगैरह के अंदर भी काफ़ी सारी छूट दी जाए, रियायत दी जाए। ठीक है, टैक्स वगैरह से रिलेटेड। ये डिमांड इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग थी कि धीरे धीरे मिडिल क्लासेस लोग जो हैं बड़ी तेज़ी से इसमें आगे बढ़ने लगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा ना इन सब चीज़ों से मिडिल क्लास लोगों को हो रहा था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड जोल्वरीन। वुल्वरीन बोल लो, जोल्वरीन क्या है? जर्मनी जो एरिया था वो कई सारे छोटी छोटी स्टेट्स में बटा गया था। हर एक स्टेट की अपनी करेंसी हुआ करती थी, अपनी नाप तोल का प्रक्रिया होती थी। ठीक है। कोई फुट में नापता था, ठीक है, कोई सेंटीमीटर में, कोई मीटर में, और खुद के कुछ कुछ कस्टम बैरियर्स भी थे। ठीक है। ट्रेडर्स को कई सारे टैक्सेस और डिलेस का सामना करना पड़ता था। इस कंडीशन की वजह से ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से फल फूल नहीं पा रही थी इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है जोल्वरीन। 1834 में एक कस्टम यूनियन था जो किसके लीडरशिप में बनाया गया था? प्रशिया के लीडरशिप में बनाया गया था। ज़्यादातर जर्मन की स्टेट्स इस यूनियन से जुड़ गई और इन्होंने कम से कम टैक्स पे जो है एग्रीमेंट साइन करे कि भाई कस्टम मतलब होता है ड्यूटी वगैरह लगती है ना, टैक्स वगैरह। तो कई सारी जगहों से गुजरना पड़ता था क्योंकि कई सारी स्टेट्स थी ना, तो हर स्टेट में जाओगे तो अलग अलग आपको टैक्स देना पड़ता था। तो इन्होंने एक यूनियन बना लिया जिसके तहत ये मिल जाएंगे ग्रुप में, और जो जो ग्रुप शामिल होगा इसमें वो एक दूसरे से बहुत कम टैक्स लेगा, जिससे कि व्यापार करने में बढ़ोतरी हो और आसानी भी हो। करेंसी जो है लगभग 30 थी और 30 से कितनी बन गई अब 2। ये मैंने शुरुआत में भी बताया था आपको। धीरे धीरे रेलवे का डेवलपमेंट होने लगा जिससे सामान इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकते थे। इकोनॉमी भी धीरे धीरे एकजुट होने लगी और मजबूत होने लगी, जैसे जैसे नेशनलिस्ट फीलिंग भी मजबूत होती गई। ठीक है। फ्रेडरिक लिस्ट। इकोनॉमिस्ट बिगेन थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब जो इकोनॉमिस्ट लोग थे ना वो थोड़ा इकोनॉमिक के बारे में सोचने लगे। ठीक है। उस लिस्ट के हिसाब से उन लोगों का मानना था कि इकोनॉमिक यूनिटी जो है उससे सारे जर्मन्स एक देश में जुट जाएंगे। जैसे अलग अलग बटा हुआ था ना जर्मनी की कंट्री, तो इकोनॉमिक यूनिटी करने की वजह से जैसे 30 से 2 करेंसी कर दी, जुड़ गए सारे के सारे, तो आपस में ही जर्मन भी एक अच्छा खासा देश बन सकता है जो टुकड़ों में बटा हुआ है। इकोनॉमी को इंटीग्रेट करेंगे तो नेशनल सेंटीमेंट भी जागेंगे लोगों के अंदर, और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बहुत जरूरी है देश की एकता को बनाने के लिए। ठीक है। 18 सेंचुरी के टाइम पर यूरोप में नेशन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब डिवाइडेड थे, किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स, छोटे छोटे इलाकों में बटे हुए थे ये।
ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है उनके अंदर ऑटोक्रेटिक मोनार्की चल रही थी, राजाओं का शासन चल रहा था। लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते थे, ठीक है। ऐसी एक हैप्सबर्ग एम्पायर था, इसमें अलग अलग रीजन थे, लोग अलग अलग थे रहने वाले, ठीक है। जर्मन स्पीकिंग वाले एरिस्टोक्रेसी थी, इटालियन स्पीकिंग वाले लोम्बार्डी एंड वेनेटिया थे, हंगेरियन में मैग्यार थे, पोल, सीज, स्लोवाक, स्लोवेन्स, क्रोट्स, रोमानियन, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते थे। इस डाइवर्सिटी की वजह से पॉलिटिकल यूनिटी नहीं मेंटेन हो पाती थी, ठीक है। और ये सारे जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे राजाओं को भी एम्पायर को इकट्ठा एक साथ चलाने में। तो फाइनली क्या हुआ वो देखते हैं। जो एरिस्टोक्रेसी थी ना वहां पे समाज में और पॉलिटिकल में सबसे ज्यादा मजबूत थी। इनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी, एस्टेट्स थी, ये फ्रेंच भाषा बोलते थे, ठीक है, और हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे। और आपस में ये एक दूसरे से मैरिज के बेसिस पे भी रिलेशन बिल्डअप करते चले जाते थे। लेकिन संख्या में बात करूं तो संख्या में ये लोग काफ़ी कम थे। ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है किसानों की थी इसके अंदर, ठीक है। और वेस्टर्न यूरोप में बात करें तो लैंड जो है वो इन टेनेंट्स और छोटे छोटे ओनर्स द्वारा संभाली जाती थी। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर बड़ी बड़ी एस्टेट जो थी उनको कौन कल्टीवेट करता था? सर्फ। सर्फ मतलब छोटे नौकर किसान वगैरह इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हालात थे 18 मिड सेंचुरी के यूरोप के अंदर। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नेशनलिज्म जो है खाली ऐसे ही नहीं कि बस युद्ध वगैरह हुए या पॉलिटिक्स हुए उनसे पनपने लगे, बल्कि एक यहाँ पर आर्ट, पोइट्री, स्टोरी, म्यूजिक, इन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने में। रोमांटिज्म एक तरीके का कल्चरल मूवमेंट था जिसमें लोगों ने स्ट्रेस वगैरह, साइंस, इन सब चीज़ों पे जो है जोर इनका अपोज करने की कोशिश करी। और किस चीज़ पर जोर दिया इन्होंने? इमोशंस पे, इंस्टीट्यूशंस पे और फीलिंग्स पे, कि इन सब चीज़ों को नेशनलिज्म से ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इन रोमांटिक चीज़ों से एक सीन क्रिएट किया गया, क्या, जिससे हम लोगों के बीच में जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी धरोहरें हैं, उन सबको सेम शेयर करने का एक जरिया बताया गया। हमारा कॉमन कल्चर पास्ट गिनवाया गया कि हम सब, हमारा सबका कल्चर एक जैसा ही है, ठीक है। और कल्चर ही एक मेन तरीके का फाउंडेशन थी लोगों को इकट्ठा करने की, एकजुट करने की। अब फोल्क कल्चर का क्या रोल था इसके अंदर? जोहन गोटफ्राइड हेड्रिड, उसका मानना था कि जर्मन कल्चर जो है अमंग द कॉमन पीपल, लोकल पीपल में जो है एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ से फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोइट्री, फोल्क डांस, ये जो है एक नेशन की पहचान है एक तरीके से, ठीक है। इनको कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है देश की पहचान बनाए रखने के लिए। पोलैंड में लैंग्वेज एंड नेशनलिज्म चला। पोलैंड जो है रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया द्वारा पार्टीशन कर दिया गया था, टुकड़ों में बांट दिया गया था। पोलैंड जो है अब एक सिंगल इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन फिर भी लोगों के मन में फीलिंग्स थी अपने देश को प्रति लेकर, और वो फीलिंग किसके माध्यम से जिंदा थी? म्यूजिक और लैंग्वेज। कैरोल क्यूरपिंस्की, इन्होंने ओपेरा म्यूजिक का इस्तेमाल करके नेशनल स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा। फोल्क डांस जैसे पोलोनेज, मुजुर्का, ये नेशनलिस्ट सिंबल बन गए। रशियन ऑक्यूपेशन के बाद पोलिश लोगों को स्कूलों से रिमूव कर दिया गया और रशियन चीज़ें जो है थोप दी गई इन लोगों के ऊपर, ठीक है, पोलिश लोगों के ऊपर। बट जब विद्रोह हुआ और 1831 में जो फेल हो गया विद्रोह, पोलिश लोगों ने अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया एक टूल के जरिए रशिया के लोगों का अपोज करने के लिए। पोलिश लैंग्वेज जो है चर्च में भी इस्तेमाल की जाती थी जब लोग इकट्ठे होते थे, और कई सारे धार्मिक चीज़ें भी करते थे। कई सारे पंडित, बाइशॉप जो है उनको जेल में भी पकड़ पकड़ के डाल दिया गया या साइबेरिया भेज दिया गया। तो पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना एक तरीके का रेजिस्टेंस था ऑटोक्रेसी शासन के खिलाफ। द ग्रिम ब्रदर्स, जैकोब एंड विल्मिम ग्रिम, इन्होंने जर्मन फोल्क टेल्स को इकट्ठा करा और इन्होंने पब्लिश करा 1812 के अंदर, और इन्होंने एक जर्मन डिक्शनरी भी बनाई। फोल्क टेल जो है वो एक तरीके का प्योर जर्मन स्पिरिट को एक्सप्रेस करने का एक तरीका था, ठीक है। इस वर्क से जो है फ्रेंच डोमिनेशन और जर्मन नेशन की आइडेंटिटी बनती चली गई। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, कितना रह गया? 1 2 3 4, अभी तो 4 पेज है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं, ठीक है। 1830 में कई सारे इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी यूरोप में। पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी तो बेरोजगार भी फैलता जा रहा था।
लोग जो है माइग्रेट होकर सिटीज़ में जा रहे थे, और कई सारी जगहों में तो स्लम जो एरिया थे ना वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गए। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। सस्ती मशीनें जो हैं वो सस्ते सस्ते प्रोडक्ट बना रही थी उनके मुकाबले। टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा से बेकार हो चुका था। किसान जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि वो कर्जे में डूबे हुए थे। फूड के दाम बढ़ते जा रहे थे, फसल भी अच्छी नहीं उग रही थी, जिसके वजह से गरीबी तेजी से बढ़ती जा रही थी। 1848 का रेवोल्यूशन। 1848 में फूड की शॉर्टेज पड़ गई, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर थी, और उसको लेकर बहुत जगह पेरिस के अंदर प्रोटेस्ट होने लगा। बैरिगेट्स तोड़ दिए गए। लुइस फिलिप जो है वो भाग गया, और एक रिपब्लिक प्रोक्लेम करे जाने की डिमांड वहां पर होने लगी कि भैया यहाँ पर अब से क्या होगा, रिपब्लिक शासन हो जाएगा यहाँ पर। जो यूनिवर्सल मेल सफरेज था वो ग्रांटेड कर दिया गया, चाहे प्रॉपर्टी हो ना हो, हर एक मेल जो है वोट दे सकता है। ठीक है। राइट टू वर्क दिया गया लोगों को। नेशनल वर्कशॉप बनाई गई जिससे रोजगार मिलेगा लोगों को। ठीक है। सिलीजियन वीवर्स अपराइजिंग। वीवर्स ने भी रिवोल्ट करा कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, जो उन्हें पेमेंट कम देते थे या उनका एक्सप्लोटेशन करते थे। उन्होंने कहा कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन उनका प्रोटेस्ट जो है वॉयलेंट हो गया, मार पिटाई लड़ाई झगड़े चालू हो गए। प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की गई जगह जगह, स्टोर हाउस को लूट लिया गया। ठीक है। फिर आर्मी बुलाई गई और 11 वीवर्स के ऊपर गोली चला दी गई जो मारे गए। नेक्स्ट है एज ऑफ रेवोल्यूशन। लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो है आपस में जुड़ गए इस क्रांति के जरिए। ये कहाँ कहाँ हो रही थी? इटालियन, जर्मन, ओटोमन, आयरलैंड, पोलैंड, इन सब जगहों पर। और ये ज़्यादातर एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, प्रोफेसर, टीचर, क्लर्क और बिजनेसमैन प्रमोट कर रहे थे। जुलाई में रेवोल्यूशन हुआ 1830 में। बर्बन किंग जो राजा का वंशज था वो उखाड़ दिया गया। ठीक है। और एक फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई, मतलब राजा तो होगा लेकिन संविधान के हिसाब से चलेगा। लुइस फिलिप को राजा बनाया गया। ठीक है। और इससे कई सारे रिवोल्ट करने वाले लोग जो है इंस्पायर्ड भी हुए, दूसरे एरियाज में भी दंगे मचे फिर इस चीज को लेकर। बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से सेपरेट हो गया। ग्रीक में भी वॉर हुई आज़ादी को लेकर। ग्रीक उस समय जो है ओटोमन के अंडर में था 15वीं सेंचुरी से, और ग्रीक का स्ट्रगल जो है 1821 में चालू हुआ। सपोर्टेड बाय ग्रीक्स, जो लोग बाहर दूसरे देशों में रह रहे थे उन लोगों ने सपोर्ट करा। वेस्टर्न यूरोपियंस लोगों ने भी ग्रीक कल्चर को सिंपैथाइज किया। ठीक है। आर्टिस्ट, पोइट, इन्होंने भी ग्रीक को जो है एक तरीके से सपोर्ट दिया। लॉर्ड बायरन ने भी जो है स्ट्रगल को सपोर्ट करा, लेकिन वो 1824 में मर गया, 3 साल बाद ही। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये भी जो है ग्रीस को इंडिपेंडेंट करने के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल थी, जो 1832 में की गई, काफी टाइम बाद। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। इतने सारे पॉपुलर रिवोल्ट के बाद मिडिल क्लास लिबरल जो है उन्होंने भी रेवोल्यूशंस करा। फ्रांस के अंदर मोनार्की जो है खत्म कर दी गई, और एक रिपब्लिक सिस्टम जो है वहां पर मेंटेन किया गया, जिसमें हर एक मेल को वोट देने का अधिकार दिया गया। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इन सब जगहों पर भी ऐसा ही हो रहा था। लिबरल्स लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, सभी देशों को एकजुट किया जाए जो टुकड़ों में बट गए थे, प्रेस को फ्रीडम दिया जाए, एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम भी दी जाए। अब आ जाओ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे। पॉलिटिकल एसोसिएशन जो हैं वो फ्रैंकफर्ट क्या पार्लियामेंट में मिलने लगे। 831 रिप्रेजेंटेटिव थे जो पूरे जर्मन नेशनल असेंबली के लिए सिलेक्ट किए गए थे। ठीक है। और ये सब लोग जो है सेंट पॉल की चर्च में बैठक किया करते थे, और वहां बैठकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मनी के लिए। और इन्होंने एक मोनार्की सिस्टम मेंटेन करा जो पार्लियामेंट के अंडर रहेगी। क्राउन किसको दिया गया? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, जो रशिया का राजा था, बट उसने रिजेक्ट कर दिया। पार्लियामेंट जो है वो लॉस्ट कर बैठी। सपोर्ट किस किस का? वर्कर्स का, आर्टिसंस का, क्योंकि अच्छे से काम नहीं कर रही थी पार्लियामेंट। आर्मी ने जो है मूवमेंट को सप्रेस कर दिया, दबा दिया। असेंबली जो है बर्खास्त कर दी गई, जो बनाई गई थी पार्लियामेंट वगैरह के लिए। ठीक है। अब वुमेन्स का क्या रोल था? वुमेन्स भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी। ठीक है। मूवमेंट्स के अंदर पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने लगी, मीटिंग करने लगी, डेमोन्स्ट्रेशंस भी करने लगे। लेकिन अभी भी उसके बावजूद भी उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया जा रहा था, और पार्लियामेंट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मेंबरशिप भी नहीं दी जा रही थी। सिर्फ ये एक तरीके से ऑब्जर्वर्स थी पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद क्या हुआ? 1848 में कंजर्वेटिव फोर्स, पुरानी ताकतें वो लिबरल मूवमेंट्स को दबाने लगी। तो जब लिबरल्स ने मूवमेंट जीता था, अब उल्टा होने लगा। लेकिन ओल्ड ऑर्डर अभी भी पूरी तरीके से फुली रिस्टोर नहीं किया पाया। मोनार्क ने, राजाओं ने रियलाइज किया
कि भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। और ऑटोक्रेटिक ताकतों ने क्या करा, फिर से बदलाव करने की कोशिश करी। उन्होंने जो है सर्वडोम, जो नौकर बनाकर किसानों को रखा जा रहा था, उन सब पे एबोलिशन कर दिया और बॉन्डेड लेबर भी एंड कर दी। 1867 में हैब्सबर्ग रूलर्स, उन्होंने ऑटोनॉमी दे दी हंगेरियन को कि भाई अपना शासन आप खुद से चला सकते हो, एक तरीके से आज़ाद कर दिया, ठीक है। कार्ल वेलकर ने कहा कि मैन और वुमेन्स, उनके नेचुरल रोल्स डिफरेंट डिफरेंट है। मैंस जो है वो पब्लिक लाइफ और पॉलिटिक्स के लिए होते हैं और वुमेन्स जो है घर के कामों के लिए होती है। लुइस ओटो पेटर्स ने आर्ग्यू किया कि लिबर्टी जो है इंडिविजिबल है, बांट नहीं सकते, वो सबको मिलनी चाहिए, उसमें वुमेन्स भी शामिल होनी चाहिए, ठीक है। एक कोई राइटर था जिसने जो है पॉलिटिकल राइट्स वुमेन को देने के लिए डिनाई कर दिया, ठीक है। हालांकि महिलाओं ने इतना कंट्रीब्यूट किया तब भी, उसके बावजूद भी, तभी तो नाम नहीं दिखाया गया इसके अंदर। बस खत्म। अरे वाह। तो चैप्टर ख़त्म हुआ। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको कहीं परेशानी आई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और चैप्टर हमारा यहीं फिनिश हुआ। वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट कर दें, ताकि हमारी वीडियो आगे और सर्कुलेट हो और आपको जो है मैं डेली इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूँगा। और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर देखें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।